Welcome to all my future nurses in the GDC nursing classes. This is दिव्यांशी। जैसे कि आपको पता है आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं सीनेट एग्जाम के लिए, बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपकी एजुकेशन को, आपकी लर्निंग को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस आपके लिए लेकर आया है नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक और सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा लिटिल बिट टफ भी है, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। जितने भी पीवाईक्यूज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको लर्न करने में इजी रहे और ज़्यादा हौच पौच ना हो, आसानी से आप अपनी स्टडी में रिवीजन के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला एमसीक्यू, लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। मलेरिया पैरासाइट की साइकिल को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब करा है या फिर किसने कवर करा था? मलेरिया जो इन्फेक्शन होता है वो किस वजह से कॉज होता है, कौन सा पैरासाइट कॉज करता है, बॉडी में किस किस एरिया पे इफेक्ट करता है, किस तरीके से इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्या क्या साइन और सिम्टम्स बॉडी में अकर होते हैं मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्शन जब बॉडी में कॉज होता है। तो इस कंडीशन को किसने डिस्क्राइब करा है? रॉबर्ट कोच ने किया था। रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी थी। ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है किस वजह से कॉज करता है बॉडी में, क्या क्या इफेक्ट कॉज करता है, कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है। रॉनल्ड रॉस ने क्या ये डिस्कवर करा है कि जो पैरासाइट होता है, मलेरिया पैरासाइट होता है, उसकी लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करा, या फिर बेंटिंग एंड द बेस्ट ने डिस्क्राइब करा है, और द रॉडने पॉटर ने डिस्क्राइब करा था। सो the life cycle of the malaria parasite was first described by the Ronald Ross. Ronald Ross ने सबसे पहले मलेरिया पैरासाइट की साइकिल को डिस्क्राइब करा है। तो रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट इन द मॉस्किटो। मॉस्किटो किस तरीके से पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन होता है वो किस तरीके से कॉज होता है, मलेरिया जो मॉस्किटो होता है उस तरीके में क्या क्या किस तरीके की साइकिल होती है जो उसको फॉलो करता है, उसको डिटेल में किसने डिस्क्राइब करा? रोनाल्ड रॉस ने डिस्क्राइब करा था। इसी के साथ साथ बेंटिंग एंड द बेस्ट ने डिस्क्राइब करा था। जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, पेनक्रियास अगर काम नहीं कर रहा तो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए इंसुलिन का जो मेडिकेशन होता है उसको इन्होंने बनाया था। इसी के साथ साथ रॉडने पॉटर ने जो भी सेल का स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब करा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे Who is known as the father of the microbiology? माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है। कार्ल लैंड स्टिनर है क्या? कार्ल लैंड स्टिनर ने तो डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करा है। बैटसन और क्रिक है क्या? डेविड बैल्टीमोर है या फिर लुइस पोस्टर है? जी हाँ, मोस्ट फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट इज लुइस पोस्टर। लुइस पोस्टर ने डिस्क्राइब करा है माइक्रोबायोलॉजी को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में किस तरीके से कॉज होता है। इसी तरीके से इसी के साथ में पोस्चराइजेशन के प्रोसेस को भी इन्होंने बताया था कि पोस्चराइजेशन का यूज करते हुए हम कैसे बैक्टीरिया को हाई हीट प्रोवाइड करके हम उसे किल कर सकते हैं। So Louis Pasteur made the significant contribution to the vaccination, pasteurization and the जर्म थ्योरी। जो जर्म सेल थ्योरी होता है वो भी इन्होंने उसको भी डिस्क्राइब करा है, पोस्चराइजेशन के प्रोसेस को भी डिस्क्राइब करा है। इसी के साथ साथ इन्होंने वैक्सीनेशन को भी डेवलप कराता है पर्टिकुलर डिजीज को लेके कि बॉडी में जब भी हम वैक्सीनेशन देते हैं वो किस तरीके से काम करता है, किस लिए वैक्सीनेशन देते हैं, प्रिकॉशंस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, या फिर इन्फेक्शन होने के बाद में हम उसे किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो वो वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट किसके थ्रू किया गया है? लुइस पोस्टर के थ्रू किया गया था। ही इज आल्सो नोन एज द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे Who is known as the father of the bacteriology? बैक्टीरियोलॉजी का फादर किसको कहा गया है? रॉबर्ट ब्राउन को बोलते हैं या फिर रॉबर्ट कोच को, जिन्होंने क्या डिस्क्राइब करा है? रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया था। बैल्टीमोर ने बताया है क्या, या फिर बैटसन एंड द क्रिक ने बताया है क्या? कौन है ये फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी? है रॉबर्ट कोच। इन्होंने डिस्क्राइब करा है कि किस तरीके से बैक्टीरिया काम करता है, किस तरीके से बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इन्वेड करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और किस तरीके की डिजीज को ये बॉडी के अंदर कॉज करते हैं। तो रॉबर्ट कोच वाज द पीरियड बैक्टीरियोलॉजिस्ट डेवलपिंग द कोच पोस्टुलस। इन्होंने बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है किस तरीके से बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट को कॉज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे Which of the following is known as the father of the chemotherapy? इनमें से किसको कीमोथेरेपी का फादर कहा गया है? पॉल एलरिच को बोला गया है। पॉल एलरिच ने हेमेटोलॉजी के बारे में भी बताया है।
इसी के साथ ही साथ फ्राउनकोइस जेकब को बताया गया है, जो जेनेटिक फैक्टर के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब करा है। जोसेफ लिस्टर ने डिस्क्राइब करा है किसके बारे में, नोन एज द फादर ऑफ द कीमोथेरेपी और द बैल्टीमोर। तो इन चारों में से कौन है जिन्होंने कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट को, कैंसर को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट को डिस्क्राइब करा या फिर इंट्रोड्यूस करा है? तो पॉल एलरिच ने। इसी के साथ इन्होंने हेमेटोलॉजी के बारे में, इम्यूनोलॉजी के बारे में भी डिस्क्राइब किया था। Paul Ehrlich developed the concept of the targeted treatment leading to the modern chemotherapy. Targeted treatment दिया है इन्होंने कैंसर को ट्रीट करने के लिए। कीमोथेरेपी जो भी मेडिकेशन होते हैं उसमें किन किन थेरेपीज का यूज किया जाता है, किस तरीके से कैंसर सेल को किल करना है, तो इसका जो भी प्रोसेस है, जो भी ट्रीटमेंट है, इसको डिस्कवर करा था पॉल एलरिच ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, मार्क करिएगा, स्टार मार्क करिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए इज गिवन बाय। डीएनए के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ये हम तो 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैम, हमें तो ये पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बैटसन एंड क्रिक ने बताया है, खुराना निरेगनबर्ग ने बताया है, या फिर रोनाल्ड रॉस ने बताया। रोनाल्ड रॉस ने क्या बताया था? मलेरिया पैरासाइट के इन्फेक्शन के बारे में बताया था, या फिर वॉल्कर मैन ने बताया है। तो इनको डिस्कवर करा है डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को, उस मॉडल को किसने दिया है? बैटसन एंड द क्रिक ने दिया है। James Batson and the Francis Crick describe the double helix structure of the DNA. Important है, आता है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट इज गिवन बाय। मलेरिया पैरासाइट की साइकिल को किसने दिया है? आप इसके बारे में किसने बताया? अभी तो हमने एमसीक्यू को मैम प्रैक्टिस करा, आप क्या ही बता रहे हैं उसको? रोनाल्ड रॉस ने, बर्नेट ने, निरेगनबर्ग ने, या फिर रॉट ने, पॉटर ने किया है। So the life cycle of the malaria parasite is explained by the Ronald. इन्होंने डिस्क्राइब करा था मलेरिया पैरासाइट की साइकिल को। रोनाल्ड रॉस वर्क ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट वाज ग्रोथ ग्राउंड ब्रेकिंग। किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, और किस तरीके से बॉडी में मल्टीप्लाई करता है और कॉज या फिर इफेक्ट को ये शो करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बैक्टीरिया हैविंग नो फ्लैजेला आर अनेबल टू। कोई भी बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजेला नहीं है तो वो क्या नहीं कर पाएगा? अभी फ्लैजेला का काम क्या होता है? कोई भी बैक्टीरिया होता है उसमें प्रोट्यूटेड पार्ट होता है ऐसे टेल के तरीके से, जो क्या हेल्प करता है? किसी भी बैक्टीरिया को मूव करने के लिए हेल्प करता है, मूवमेंट में इसके प्रोसेस को हेल्प करता है। तो ऑप्शन दिया, अगर फ्लैजेला नहीं होगा, अगर फ्लैजेला नहीं होगा तो एक बैक्टीरिया क्या नहीं कर पाएगा? एक बैक्टीरिया मूव नहीं कर पाएगा, आगे की तरफ फर्दर नहीं जा पाएगा, फर्दर नहीं ग्रो कर पाएगा। तो स्टिक टू द टिश्यू सरफेस, अगर फ्लैजेला नहीं होगा तो ये किसी भी सरफेस पे स्टिक नहीं कर पाएंगे, या फिर ग्रो न्यूट्रिएंट अगार, या फिर न्यूट्रिएंट अगार में जब भी हम लैब में इसको ग्रो करवाते हैं तब ये वहां पे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, रिप्रोड्यूशन या फिर रिप्रोडक्शन का जो भी प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, या फिर मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मैम अभी आपने हमको बताया कि किसी भी बैक्टीरिया में अगर उनका टेल नहीं है, फ्लैजेला नहीं है, तो वो क्या नहीं कर पाएंगे? आगे मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्लैजेला क्या करता है? मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। तो उसका ऑप्शन क्या होगा? मूव। अगर किसी भी बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, दैट बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू मूव। तो फ्लैजेला एसेंशियल फॉर द बैक्टीरियल मोटिलिटी, मीन्स मूवमेंट करने के लिए, बैक्टीरिया को मूव करने के लिए, आगे फर्दर बढ़ने के लिए नीडेड है कि उनकी बॉडी में क्या होना चाहिए? फ्लैजेला होना चाहिए। और फ्लैजेला क्या होता है? प्रोट्यूटेड पार्ट होता है। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड इज गिवन बाय द। जेनेटिक कोड को किसने दिया है? खुराना ने दिया है, या फिर निरेनबर्ग ने दिया है, हॉलिक ने दिया है, या फिर ऑल ऑफ दिस, इन सभी ने जेनेटिक कोड के बारे में डिस्क्राइब करा है। तो दीज ऑल द जेनेटिकोलॉजिस्ट जिन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में डिस्क्राइब करा है या फिर बताया कि जेनेटिकली चीजें इनहेरिटेंस में किस तरीके से डिजीज ट्रांसफर होते हैं, क्या क्या जेनेटिकली जो मटेरियल होता है डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, और जो भी जेनेटिकल क्रोमोसोमल जो भी एब्नॉर्मलिटी है उनके बारे में, इन तीनों ने डिस्क्राइब करा था। Multiple scientists, including the Nirenberg, Khurana, and the Hawley, contributed to the despairing of the genetic code. Genetic code के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा है, डिस्क्राइब करा कि किस तरीके से जेनेटिक कोड काम करता है, या फिर क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप इज डिस्क्राइब्ड बाय द। ब्लड ग्रुप को किसने, ब्लड ग्रुपिंग का जो भी प्रोसेस है या फिर ब्लड ग्रुपिंग के मैचिंग का जो भी चीजें हैं उसको किसने डिस्क्राइब करा है? कार्ल लैंडस्टेनर ने किया है, रॉबर्ट कोच ने किया। रॉबर्ट कोच ने तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया था,
रोनाल्ड रॉस ने किसके बारे में बताया है? पैरासाइटिक इन्फेक्शन के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्रॉन ने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो कौन बचता है? कार्ल लैंडस्टीनर नाम बचता है। तो इन्होंने क्या करा है? ब्लड ग्रुपिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय द कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इन्होंने एबीओ ब्लड सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करा है। रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया था। रोनाल्ड रॉस ने पैरासाइटिक जो भी मलेरिया इन्फेक्शन होता है उसके बारे में बताया। रॉबर्ट ब्रोन ने सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब करा था। तो बहुत आसान है, आप एक एक लाइन में समझ सकते हैं और आसानी से एमसीक्यू को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ शॉर्ट नोट्स जरूर से बनाते चलिए, एंड मोमेंट में रिवाइज करने में आपको बहुत ईजी रहेगा। Which of the following organelles are the present in the eukaryotic but not the prokaryotic? अभी दो टाइप के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक एंड द प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में या फिर नहीं होता? गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनल सेल है जो क्या है प्रेजेंट नहीं होता किसी में? प्रोकैरियोटिक। So all of these all the organelles are not present in the prokaryotic. Eukaryotics में सारे mitochondria, Golgi apparatus and the endoplasmic reticulum, rhizosome ये सारे ही present होते हैं, but prokaryotic में ये present नहीं होते। prokaryotic में सिर्फ क्या होता है? राइजोसोम देखने को मेनली मिलता है। और इसी के साथ ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें इस टाइप के सेल पाए जाते हैं, और जो यूकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं वो प्लांट में जो भी एनिमल फॉर्म होता है उनमें देखने को मिलता है। Mitochondria, Golgi apparatus and the endoplasmic reticulum are found in the eukaryotic cell but not in the prokaryotic cell. नेक्स्ट हम देखेंगे who discovered the streptomycin। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब करा था? बैट्समैन किया था, बैट्सन एंड द क्रिक ने किया था, जेकब ने किया था या फिर पोर्टर ने किया था? तो नाम इसको डिस्कवर करा है सबसे पहले एंटीबायोटिक को किसने? क्योंकि क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इसको डिस्कवर किसने किया है? बैट्समैन ने। सैलमन बैट्समैन डिस्कवर द स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड द एंटीबायोटिक। बैट्समैन ने डिस्कवर करा था एंटीबायोटिक को एज अ स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट हम देते हैं डीएनए डबल हेलिक्स इज मेंटेन्ड बाय। डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? फॉस्फोडिस्टर बॉन्ड से मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बना हुआ होता है, या फिर वैन फोर्सेस से, या फिर ऑल ऑफ दिस। इन सभी से मिलकर हाइड्रोजन का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो मिलकर बना होता है। सो द डीएनए स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज मेड अप विद द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। आप सभी को पता होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेस पेयर होल्ड द डीएनए डबल हेलिक्स टुगेदर। मींस क्या है? हाइड्रोजन के बॉन्ड के थ्रू जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो आपस में एक साथ होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी इज गिवन बाय द। एंटीबॉडीज का जो मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर होता है केमिकल फॉर्म में किसने दिया था? एडलमन एंड पोर्टर ने दिया है या फिर खुराना ने, रेगनबर्ग ने दिया, इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। बैट्सन और क्रिक ने दिया है या फिर ब्लमबर्ग एंड द जेडरिक ने दिया है। तो एडमन एंड द पोर्टर ने क्या दिया था? डिस्क्राइब करा है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबायोटिक। गैलेंट एडमन एंड द रॉडनी पोर्टर इलुसिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबायोटिक्स। इन दोनों ने ही मिलकर एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर को इलुसिएट करा है, मींस डिफाइन करा है या फिर एक्सप्लेन करा है। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन इज डिस्क्राइब्ड बाय द। इसको किसने डिस्क्राइब करा है? ब्लमबर्ग ने किया है, बैल्टीमोर ने किया है, या फिर रॉडनी पॉटर ने किया है, या फिर पैटॉन रोस ने किया है। सो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन इज डिस्क्राइब्ड बाय द, किसके थ्रू किया गया है? ब्लमबर्ग के थ्रू इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। रॉच ब्लमबर्ग डिस्कवर्ड द ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, लेटर आइडेंटिफाइड द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी का जो भी इन्फेक्शन होता है वो किस वजह से, किस तरीके से कॉज होता है या फिर डेवलप होता है? वो डेवलप द डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन के थ्रू किसने डिस्कवर करा है? वेरिंग ने किया है, रोनाल्ड रॉस ने किया है, रॉबर्ट कोच ने किया है या फिर रिच ने किया। मैम तीनों के बारे में तो हमने प्रैक्टिस करा है अभी पहले के एमसीक्यूज में। तो
हु डेवलप द डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, किसने डेवलप करा है डिप्थीरिया के एंटीटॉक्सिन को? वेरिंग ने किया है। रॉनल्ड क्रॉस ने तो मलेरिया पैरासाइट के बारे में बताया था, रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया था, एलरिच ने भी बताया था, मैंने भी पहले के एमसीक्यू में बताया हुआ है। तो कौन बचता है? वेरिंग बचते हैं। एमिल वॉन वेरिंग डेवलप द डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, डिप्थीरिया के एंटीटॉक्सिन के बारे में वेरिंग ने डिस्क्राइब करा है, इसके बारे में बताया था। एसिड फास्ट स्टेन इज आल्सो कॉल्ड द जिल्स-निल्सन स्ट्रेन और द रोनाल्ड रॉस स्ट्रेन और द कोच स्ट्रेन और द ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही तो नहीं होंगे, इन तीनों में से कोई एक है जिसने क्या करा है, एसिड फास्ट स्ट्रेन को हम कहते हैं जिल-निल्सन स्ट्रेन। ये जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट है, ये जरूर से पूछा जाएगा एसिड फास्ट स्ट्रेन को क्या और कहते हैं, तो कहते हैं जिल्सन-निल्सन स्ट्रेन। The Gilson-Neilson strain is used to identify the acid fast strain bacteria. इसको फाइंड आउट करने के लिए Gilson-Neilson strain का यूज किया जाता है। When the cocci arrange, जब भी कोकई जो भी बैक्टीरिया है जब अरेंज होता है किसमें, चेन के फॉर्म में, तब इसको क्या कहते हैं? स्टैफिलोकोकई कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकई कहेंगे, या फिर डिप्लोकोकई कहेंगे, या फिर टेट्रेट कहेंगे। हम चारों के ही बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी जो भी कोकईज होते हैं, कोकईज मीन्स बॉल शेप में ऐसे अरेंज होते हैं चेन में, एक लाइन में, एक चेन के तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, तब इस तरीके के कोकई को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकई। स्टैफिलोकोकई क्या होते हैं? ये ग्रुप में अरेंज होते हैं, बहुत सारे कोकई हैं जो एक साथ ग्रुप में अरेंज है। नेक्स्ट क्या है? डिप्लोकोकई मीन्स 2-2 के पेयर में ये अरेंज है इस तरीके से। फोर्थ है टेट्रेट मीन्स 4 पेयर जो कोकई के हैं ये एक साथ में प्रेजेंट है। तो जब भी कोकई चेन में प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकई। स्ट्रेप्टोकोकई आर द बैक्टीरिया दैट फॉर्म द चेन ऑफ द कोकई। जो क्या फॉर्म करता है? जो भी बैक्टीरिया होता है उसमें कोकई की चेन को फॉर्म करेगा, मीन्स एक लाइन में फॉर्म होते हैं। स्टैफिलोकोकई में क्या होता है? ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। डिप्लोकोकई में 2-2 का पेयर होता है। टेट्रेट में क्या होता है? ये 4 पेयर होते हैं बैक्टीरिया के जो कि कोकई से फॉर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द HIV प्रोग्नोसिस। सीएचएन में पढ़ा है कि अगर HIV के प्रोग्नोसिस को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? HIV RNA टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कोरोना वायरस में RNA वायरस के थ्रू हम कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर रहे थे, तो कोरोना RNA वायरस होता है। एलाइजा के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं HIV को, या फिर CD4 सेल काउंट के थ्रू करते हैं, या फिर बेटसन ब्लॉट टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं HIV को। HIV के प्रोग्नोसिस को कितने लेवल में ये बढ़ रहा है, कितने दर्ज में ये बढ़ रहा है। तो जब भी हम प्रोग्नोसिस लेवल को चेक करते हैं तो CD4 सेल काउंट यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए। इसमें होता क्या है? CD4 सेल काउंट में जो WBCs होते हैं और T हेल्पर सेल होते हैं, सरफेस एरिया पे एंटीबॉडीज के उनका जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। जब भी उनका लेवल बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है HIV के प्रोग्नोसिस को, मीन्स बॉडी में क्या है, इन्फेक्शन हायर अमाउंट में प्रेजेंट है। उसको डायग्नोज करने के लिए CD4 HIV का यूज करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करा जाता है, बहुत ही आइडल मेथड है, कॉमनली HIV के प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए करते हैं। CD4 सेल काउंट इज द की इंडिकेटर ऑफ द HIV डिजीज प्रोग्नोसिस। उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? CD4 टेस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। इनमें से कौन सी चीज एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती? 2 टाइप के सेल होते हैं, कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो इनमें से क्या चीजें हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती? राइबोसोम क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस या फिर सेल वॉल। इनमें से कौन से ऑर्गन सेल्स हैं जो प्रेजेंट नहीं होते? तो न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एनिमल सेल लैक अ न्यूक्लियस अनलाइक द प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? नहीं होता, होता है। When the flagella arranged all around the cell is called। अभी मैंने फ्लैजेला के बारे में बताया था कि जो भी बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है? प्रोट्रूडेड पार्ट होता है, बाहर के लिए एक पार्ट निकला हुआ होता है जो किसी भी बैक्टीरिया को आगे मूव करने के लिए हेल्प करता है। अभी ये जो फ्लैजेला है ये इस बैक्टीरिया के सारे ही तरफ प्रेजेंट होगा, इस तरीके से ऑल अराउंड प्रेजेंट होगा। तब इस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला उसके बॉडी के चारों ही सरफेस पे प्रेजेंट है, चारों ही अराउंड में क्या है? प्रेजेंट है। तो उस फ्लैजेला को जब भी चारों तरफ प्रेजेंट है तब क्या कहते हैं इस बैक्टीरिया को?
पेरिट्राइकस कहेंगे, लोफोट्राइकस कहते हैं, एम्फीट्राइकस कहते हैं या फिर मोनोट्राइकस कहते हैं। इनके नाम में ही इनका मीनिंग छुपा हुआ है। जब भी कोई भी बैक्टीरिया उसमें फिजिला चारों तरफ इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है तब उसको कहते हैं पेरिट्राइकस। मोनोट्राइकस कब कहेंगे? जब भी बैक्टीरिया क्या है, जब एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एम्फीट्राइकस कब कहेंगे? जब बैक्टीरिया, एम्फी मींस बोथ साइड में प्रेजेंट है। और लोफोट्राइकस कब कहेंगे? जब भी फिजिला है और ये इनका डबल टेल प्रेजेंट है यहाँ पे, तब क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस कहते हैं। तो जब भी चारों अराउंड द बैक्टीरिया के फिजिला प्रेजेंट होता है तो पेरिट्राइकस बैक्टीरिया हैव द फिजिला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर देयर सरफेस। इनके चारों ही वो सरफेस पे फिजिला प्रेजेंट होता है। उस टाइम पे उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस कहते हैं। और जब भी एक साइड में प्रेजेंट होगा तो मोनोट्राइकस कहेंगे। एम्फीट्राइकस का कहेंगे जब इनकी बॉडी के दोनों एंड पे प्रेजेंट होता है। लोफोट्राइकस कब कहेंगे? जब एक टेल पे इनके दो फिजिला प्रेजेंट होते हैं, उस टाइम पे इसको कहते हैं लोफोट्राइकस। आई होप आपको समझ में आया है। द ब्रांच ऑफ द साइंस अंडर विच वी स्टडी सेल, ऐसा कौन सा ब्रांच है जिसके अंदर, अभी हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो सेल्स होते हैं जब भी हम उनकी स्टडी करते हैं सेल के बारे में, तब उस स्टडी को क्या बोला जाता है मेडिकल टर्म में? साइटोलॉजी बोलेंगे, हिस्टोलॉजी बोलेंगे, फिजियोलॉजी बोलेंगे या फिर एनाटॉमी बोलेंगे। आपको पता होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी सेल की स्टडी करते हैं, उस सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी कब बोलते हैं? जब भी टिश्यू के बारे में स्टडी करा जाता है। फिजियोलॉजी जब भी बॉडी के पार्ट के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी कब कहते हैं? जब उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाता है, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तब एनाटॉमी का यूज करते हैं। फिजियोलॉजी मींस जब भी हम बॉडी के फंक्शन को चेक कर रहे हैं या फिर उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी मींस टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और साइटोलॉजी जब हम किसी सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सेल। जब भी हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस प्रोट्रूशन थ्रू द सेल वॉल इज कॉल्ड। साइटोप्लाज्म में जो प्रोट्रूशन होता है सेल वॉल में, उसको हम क्या कहते हैं? आपको पता है कोई भी बैक्टीरिया है और उसके बॉडी में प्रोट्रूटेड पार्ट जब प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं? कैप्सूल बोलेंगे, स्लिम लेयर बोलेंगे, राइबोसोम बोलेंगे या फिर फ्लैजेला बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है जब भी बैक्टीरिया में जो भी प्रोट्रूटेड पार्ट होता है तो उसको हम कहते हैं फ्लैजेला। तो क्या काम करता है? प्रोट्रूशन जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में वो मूवमेंट का काम करता है। फ्लैजेला आर द अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मीन्स होता है प्रोट्रूटेड पार्ट बैक्टीरिया के अंदर, दैट प्रोट्रूड थ्रू द सेल वॉल। जो किसके थ्रू प्रोट्रूड होता है? सेल वॉल के थ्रू प्रोट्रूड होता है। प्रोट्रूड मतलब आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है। अब स्टडी ऑफ द फंगी इज कॉल्ड द, जब भी हम सेल की स्टडी करते हैं तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं, टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं, और जब भी हम बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं एनाटॉमी बोलते हैं, फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी बोलते हैं। फंगी की स्टडी को क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोलॉजी बोलेंगे? नहीं, बैक्टीरिया तो इसका मतलब हो गया बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना। वायरोलॉजी मीन्स वायरल के बारे में, वायरस के बारे में स्टडी करना। माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं या फिर साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी का मतलब तो के बारे में स्टडी करना होता है। तो मैम इसका ऑप्शन होगा माइकोलॉजी। मीन्स इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? माइकोलॉजी का मतलब होता है फंगी के बारे में स्टडी करना। माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंगी। फंगी के बारे में साइंटिफिकली स्टडी करना। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोनीलियासिस। मोनीलियासिस क्या होता है? ये इन्फेक्शन होता है जो ओरल थ्रश को कॉज करते हैं। ये किस वजह से होता है मोनीलियासिस? स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, स्टैफिलोकोकाई की वजह से होता है, या फिर कैंडिडा की वजह से होता है, या फिर टीना पेडिस की वजह से होता है। ये ओरल थ्रश इन्फेक्शन है मोनीलियासिस जिसको कहते हैं। किस वजह से कॉज होता है? कैंडिडा की वजह से कॉज होता है। कैंडिडा एल्बिकन्स कॉजेज द मोनीलियासिस ऑल्सो नोन एज द ओरल थ्रश, जिसको क्या कहते हैं? ओरल थ्रश भी कहते हैं। मीन्स व्हाइट कलर का जो लेयर होता है टंग के ऊपर फॉर्म हो जाता है जब भी जो बेबी फीड कर रहे होते हैं, उनमें नॉर्मली ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय। बैक्टीरिया वेजिटेटिव के थ्रू जब भी प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या कहते हैं? फिजन या फिर फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजनिंग के थ्रू कोई भी न्यू सेल फॉर्म हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मीन्स जो टाइनी फ्रेगमेंट होते हैं उसके थ्रू कोई भी नया सेल का फॉर्म होना, या फिर फिजन, फ्रेगमेंटेशन और द बडिंग। अभी बडिंग क्या है?
कोई भी पार्ट है, जो भी ऑर्गन्स हैं या फिर बैक्टीरिया हैं, बडिंग के थ्रू किसी भी न्यू सेल को फॉर्म करते हैं, या फिर ओनली फिजन के थ्रू ही न्यू सेल फॉर्म्ड होता है, या फिर नन ऑफ द, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो तीनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड द बडिंग। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन में या फिर वेजिटेटिव में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस थ्रू द वेरियस मेथड, बहुत सारे अलग अलग मेथड है, फिजन भी है, फ्रेगमेंटेशन भी है और बडिंग भी है, इंक्लूडिंग द बाइनरी फिजन एंड द बडिंग। इन सारी ही के थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया में जो भी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो पॉसिबल होता है। तो ये पार्ट 1 था जिसमें माइक्रोबायोलॉजी के हमने 25 PYQs को प्रैक्टिस करा विद द एक्सप्लेनेशन। जितने भी वीडियोस आपको सीनेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन वीडियोस का जितना भी ज्यादा बेनिफिट हो आप उठाएं, और जो भी आपके फ्रेंड्स सीनेट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके भाई या फिर बहन, तो उनके साथ भी ये वीडियो को जरूर से शेयर करें, जिससे वो अपना सीनेट का एग्जाम बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ में क्रैक कर पाए। इस वीडियो के थ्रू आपने जो कुछ भी लर्न करा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जरूर से करिए, क्योंकि इस चैनल पे नर्सिंग के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो डिस्कस करे जाते हैं। इसके साथ कॉम्पिटिशन की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अपनी लर्निंग को इनहेंस करने के लिए और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इस चैनल के साथ में बने रहिए और हमारे साथ अपनी स्टडी को इम्प्रूव करते जाइए। थैंक यू क्लास।